लास्ट टाइम हमने कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने कॉस्ट कर्व्स ड्रॉ किए थे फर्म के पहले शॉर्ट रन में और फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए हमने फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया था। फिर हमने डिफरेंट टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी किए थे कि कितनी तरह की मार्केट किसी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन था और इम्परफेक्ट कंपटीशन था। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने फर्दर काइंड स्टडी की थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब जितने भी हमने मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी किए थे उन सब में एक चीज बार बार आ रही थी, दैट वाज बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कि नई फर्म के दाखिले पे बैरियर्स मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर बैरियर्स मौजूद हैं तो वो किस तरह के हैं, क्या हाई बैरियर्स हैं, लो बैरियर्स हैं या सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं। बैरियर क्या चीज है? हर वो रुकावट जो मार्केट में नई फर्म की एंट्री को रोक दे या मार्केट में नई फर्म की एंट्री को मुश्किल बना दे, दैट इज कॉल्ड अ बैरियर। बेसिकली कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स अडॉप्ट करती हैं ताकि मार्केट में नई फर्म्स की एंट्री को मुश्किल बनाया जा सके, नई फर्म्स की एंट्री को रोका जा सके, वो तमाम मेजर्स, वो तमाम रुकावटें, वो बैरियर्स कहलाती हैं। आमतौर पे बैरियर्स एग्जिस्टिंग फर्म्स की तरफ से लगाए जाते हैं ताकि नई फर्म का मार्केट में एंटर होना मुश्किल बनाया जा सके। वजह क्या है बैरियर लगाने के पीछे? ताकि फर्म्स को अपने कस्टमर्स, अपना रेवेन्यू, अपनी मार्केट, अपना प्रॉफिट नए आने वालों के साथ शेयर ना करना पड़े। स्पेशली मोनोपोली और ओलिगोपोली की जो फर्म्स होती हैं ये लाजमी तौर पे बैरियर्स लगाती हैं ताकि नई फर्म की एंट्री मुश्किल बनाई जा सके। इसी तरह बाज़ औक़ात बैरियर्स कुदरत की तरफ से लगा दिए जाते हैं, नेचर की तरफ से लगा दिए जाते हैं नेचुरली। तो कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं जो नई फर्म्स की एंट्री को मुश्किल बना सकते हैं? उसमें सबसे पहले बैरियर्स हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स। एग्जिस्टिंग फर्म्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो नई फर्म्स की एंट्री मुश्किल बना देती है। अब स्ट्रक्चरल बैरियर में कौन कौन से बैरियर आएंगे? सबसे पहले है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। अगर एग्जिस्टिंग फर्म के कब्जे में कोई की रिसोर्स मौजूद है, कोई ऐसा की रिसोर्स मौजूद है जिसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो ये नई फर्म्स के लिए एक बड़ा बैरियर कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल किसी फर्म के पास रॉ मटेरियल का कंट्रोल है, किसी खास चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो एग्जिस्टिंग फर्म के पास है, तो जब कोई नई फर्म आएगी उसे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। इसकी एग्जांपल डीबीयर्स। डीबीयर्स दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग फर्म है। वजह क्या है? दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं और डीबीयर्स के पास लाइसेंस मौजूद है साउथ अफ्रीकन माइंस के अंदर माइनिंग करने का, वहां से डायमंड ढूंढने का। सो किसी और फर्म के पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं है तो कोई और फर्म साउथ अफ्रीका के अंदर डायमंड्स के लिए माइनिंग कर ही नहीं सकती। सो डीबीयर्स का कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, की रिसोर्स के ऊपर। इसी तरह ओपेक कंट्रीज, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ये कोई 7-8 मुल्क हैं जिनके पास दुनिया के क्रूड ऑयल का कोई 80% के करीब मौजूद है। सो ये मुल्क जब चाहते हैं ऑयल प्राइसेस को ऊपर कर देते हैं और जब चाहें ऑयल प्राइसेस को नीचे मूव करवा देते हैं। सो अगर किसी फर्म का किसी खास रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल होगा तो वो नई फर्म को रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेगी और नई फर्म के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, नई फर्म के लिए बैरियर्स या रुकावटें क्रिएट कर देगी। सेकेंडली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल
का टॉपिक हमने इंशाल्लाह आज ही स्टडी करना है, आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे इसको। है क्या चीज? इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कोई ऐसे फैक्टर मौजूद होना जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, फर्म की पर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, फर्म लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है तो उसे रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे। फर्म ऑटोमेशन का सहारा ले रही है तो उसको लेबर कॉस्ट बच जाएगी, या और कोई भी ऐसा तरीका जिससे एग्जिस्टिंग फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो वो अपनी शेयर कम रेट के ऊपर सेल कर सकेगी। जो नई आने वाली फर्म है वो शुरू में लार्ज स्केल के ऊपर नहीं जा सकती, वजह उसके पास इतना कस्टमर ही मौजूद नहीं है। जब उसके पास कस्टमर ही मौजूद नहीं है वो स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करेगी, और जब प्रोडक्शन स्मॉल स्केल के ऊपर होगी तो एवरेज कॉस्ट हाई आएगी। एवरेज कॉस्ट के हाई आने की वजह से फर्म को अपनी प्राइस हाई रखनी पड़ेगी। जब हाई प्राइस रखनी पड़ेगी तो लोग उसकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, वो एग्जिस्टिंग फर्म से ही अपन चीजें खरीदेंगे। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये नई फर्म के लिए एक हिंड्रेंस होती है, एक बैरियर होता है। देन कम्स थर्ड, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा फर्म्स का मिलके एक हो जाना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर दो एक ही जैसी फर्म्स जो एक ही फील्ड में काम कर रही हैं और उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो भी सेम है, वो मिलके एक हो जाएं तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, उबर ने करीम को परचेज किया, दोनों का एक ही फील्ड थी, ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम, और दोनों एक ही लेवल पे ऑपरेट कर रही थी कि कार ओनर्स को अपने साथ रजिस्टर करती हैं और कस्टमर को रेंट के ऊपर गाड़ी प्रोवाइड करती हैं। तो ये दोनों का एक ही काम था। उबर ने करीम को एक्वायर कर लिया, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसी तरह जैस ने वारिफ को एक्वायर किया, परचेज कर लिया। दोनों का काम क्या था? कस्टमर को सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और दोनों सेम लेवल पे काम कर रही थी, एक ही इंडस्ट्री में थी, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? दोनों फर्म्स एक ही फील्ड की होंगी, एक ही फील्ड में काम कर रही होंगी। सिर्फ होगा क्या, कोई फर्म अपने से नेक्स्ट लेवल की फर्म को या अपने से प्रीवियस लेवल की फर्म को अगर एक्वायर कर ले, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, साबिर चिकन, ये बेसिकली पोल्ट्री फीड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी, साबिर चिकन। ये साबिर फीड्स के नाम से काम करती थी। फिर इन्होंने क्या किया, ये फीड बना रहे थे, इन्होंने एक हैचरी परचेज कर ली। हैचरी मींस ऐसी फर्म जो अंडों से चूजे निकालती है। तो इन्होंने हैचरी परचेज कर ली, अपने से नेक्स्ट लेवल पे चले गए। बाद में हैचरी के बाद इन्होंने पोल्ट्री फार्म परचेज कर लिया कि उस चूजे को बड़ा करके हम चिकन बना के सेल करेंगे, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। उसके बाद पोल्ट्री फार्म के बाद इन्होंने एक चिकन प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री वो परचेज कर ली कि हम रेडीमेड चिकन और रेडीमेड चिकन प्रोडक्ट्स बना के सेल करेंगे। उससे नेक्स्ट लेवल पे चले गए, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। पहले पोल्ट्री फीड, फिर चिक्स, फिर चिकन और फिर चिकन प्रोडक्ट्स, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की एग्जांपल लें तो सेवर फूड्स, ये पुलाव सेल करने वाली फर्म है जो पुलाव बना के सेल करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की, अपने से प्रीवियस लेवल पे चले गए और इन्होंने किया क्या, इन्होंने राइस मिल परचेज कर ली ताकि इन्हें एक ही तरह का राइस मिलता रहे। इन्होंने डेयरी फार्म परचेज कर लिया ताकि इन्हें अपनी आइसक्रीम के लिए और योगर्ट के लिए
मिल्क सप्लाई एक ही क्वालिटी की मिलती रहे, दैट इज बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जो साबिर चिकन ने किया, साबिर फीड्स ने किया सबरोसो के नाम से, वो है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बेसिकली जो सबरोसो ब्रांड है ये साबिर चिकन वालों का है। तो फर्म का अपने से नेक्स्ट लेवल या अपने से प्रीवियस लेवल की फर्म के साथ मिल जाना, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन का मकसद क्या होता है? अपने लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना। जैसे सबरोसो चिकन है, ये अपना चिकन अपनी ही फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या है, इन्हें चिक्स चाहिए, छोटे चूजे चाहिए, वो भी खुद प्रोड्यूस करते हैं। उन चिक्स के लिए फीड चाहिए, वो भी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन के जरिए भी फर्म्स अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती हैं या अपनी क्वालिटी की सस्टेनेंस को बेहतर बनाती हैं कि वो एक ही क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। ये भी एक बैरियर है नई फर्म्स के लिए। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में और इवन पूरे पंजाब के अंदर और कोई पुलाव सेलर नहीं है जिसके पास अपनी राइस मिल हो, जिसके पास अपना डेयरी फार्म हो, क्योंकि कोई भी इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर रहा जितना सेवर फूड्स कर रहा है। रेपुटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, जो फर्म मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है उसके पास बना बनाया कस्टमर बेस मौजूद होता है, उसके कस्टमर ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड होते हैं। जो नई फर्म आएगी उसे रेपुटेशन बनाने में अभी टाइम लगेगा। रेपुटेशन बनाने का तरीका क्या है? हाई क्वालिटी, लो प्राइस। लेकिन नई फर्म के पास तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही नहीं है, उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो फिर वो लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकेंगे। दूसरा, जब लोग एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, वो फर्म की रिव्यू से सेटिस्फाइड हैं, वो नई फर्म की प्रोडक्ट को चेक करना मुनासिब ही नहीं समझते। जैसे जैस हमारे मुल्क में ओल्डेस्ट सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो पिछले 30 साल में कई नई फर्म्स मार्केट में एंटर हुई, वारिद, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर। इसके बावजूद जैस का मार्केट शेयर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। वजह, लोग स्पेशली आपका जो बिजनेसमैन है, वो लोग जो अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन चाहते हैं वो जैस को पसंद करते हैं। सो एग्जिस्टिंग फर्म की जो रेपुटेशन है ये भी नई फर्म्स के लिए एक बैरियर का काम करती है। ये 4 तरह के थे स्ट्रक्चरल बैरियर्स। देन कम्स स्ट्रेटेजिक बैरियर्स। एग्जिस्टिंग फर्म कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की अडॉप्ट करती है कि नई फर्म का मार्केट में दाखिला या दाखिल होने के बाद उसका सस्टेन करना मुश्किल या इवन नामुमकिन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटर उन जानवरों को कहते हैं जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, कि एक जानवर एग्जिस्ट करेगा दूसरा दुनिया से खत्म हो जाएगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है? अपने आउटपुट की इतनी कम कीमत चार्ज करना कि नई आने वाली फर्म उसका मुकाबला ना कर सके, हैवी नुकसान उठाए और मार्केट से आउट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसे कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं, कि गला काट देने वाला कंपटीशन। ये काम चाइना कर रहा है और पूरी दुनिया के साथ कर रहा है, कि चाइना अपने आउटपुट की इतनी कम प्राइस चार्ज करता है कि किसी भी मुल्क की फर्म के लिए उस प्राइस को compete करना, उतनी प्राइस पे आउटपुट ऑफर करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज स्ट्रेटेजिक बैरियर, कि फर्म की स्ट्रेटेजी इस तरह की है कि नई आने वाली फर्म नुकसान उठा के भाग जाए। चाइना प्रीडेटरी प्राइसिंग के जरिए पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक फर्म्स,
इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स, गारमेंट फर्म्स, फर्नीचर फर्म्स, इन सब फर्म्स को चैलेंज दे रहा है कि पूरी दुनिया की ये वाली फर्म्स चाइना के स्टिफ कंपटीशन की वजह से बंद हो रही है। दैट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। सेकेंडली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर एग्जिस्टिंग फर्म्स अपनी प्रोडक्ट लाइन ही डिफरेंट कर लेती हैं नई आने वाली फर्म से। फॉर एग्जांपल, वॉल्स ने 10 साल तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मोनोपोली बना के रखी। देन एग्रो फूड्स की तरफ से ओमोर लॉन्च हुई। वॉल्स ने शुरू में प्रेडेटरी प्राइसिंग की, अपनी आइसक्रीम की, अपने डिजर्ट्स की प्राइस कम कर दी ताकि एग्रो नुकसान उठा के भाग जाए, लेकिन एग्रो सस्टेन कर गई। एग्रो का विलेज साइड पे अच्छा नाम था इनके फर्टिलाइजर की वजह से, तो विलेज साइड पे इनकी आइसक्रीम सेल होना शुरू हो गई। तब फिर वॉल्स ने क्या किया, वॉल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ चली गई। वॉल्स ने अपनी प्रोडक्ट लाइन ही ओमोर से अलग कर ली। फॉर एग्जांपल, मैग्नम। वॉल्स ने मैग्नम के नाम से एक अपना अलग ब्रांड बना लिया जिसमें ये चॉकलेट टाइप की आइसक्रीम सेल करते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए इन्होंने पेडल पॉप के नाम से एक अलग ब्रांड बना लिया कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को टोटली अलग कर लिया दूसरी फर्म से। वॉल्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन, अपनी प्रोडक्ट्स को टोटली सेपरेट कर लिया ओमोर से। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये है स्ट्रेटेजिक बैरियर्स। देन कम्स लीगल बैरियर्स। बहुत बैरियर ऐसे होते हैं जो कानूनी तौर पे नई फर्म्स को कोई काम करने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। बाज इंडस्ट्रीज में नई फर्म को एंटर होने से पहले लाइसेंस रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने शुगर मिल लगानी है पाकिस्तान में तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल के लाइसेंसेस बैन कर दिए हैं। वजह क्या है? जितनी मौजूदा शुगर मिल्स मुल्क में मौजूद हैं, ये मुल्क में प्रोड्यूस होने वाले शुगर केन को क्रश करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए काफी है। सो गवर्नमेंट ने नई शुगर मिल लगाने में बैन लगा रखा है। सो शुगर इंडस्ट्री के अंदर मजीद फार्म की एंट्री इम्पॉसिबल है। दैट इज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, पेटेंट्स। पेटेंट्स बेसिकली होता है अगर किसी फर्म ने कोई खास फार्मूला इजाद किया है, कोई नई डिस्कवरी की है, कोई इन्वेंशन की है, वो इस इन्वेंशन को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेती है कि कुछ अरसे तक कोई और फर्म मौजूदा फर्म की इजाजत के बगैर उस काम को नहीं कर सकती, उस फार्मूले को यूटिलाइज नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड पेटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब भी कोई नई मेडिसिन बनाती हैं, ये उसके पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेती हैं ताकि कोई और फर्म उस मेडिसिन को ना बना सके। थर्ड, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल वर्क, राइटर्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ये काफी हैवी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये उनके कॉपीराइट्स अपने नाम पे करवा लेते हैं। कॉपीराइट्स का मतलब क्या है कि कोई भी और फर्म या कोई भी और पार्टी ऑथर की मर्जी के बगैर या पब्लिशर की मर्जी के बगैर इस इंटेलेक्चुअल वर्क को कॉपी नहीं कर सकती, उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट्स। दुनिया में जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं, वो जब भी किसी ऑथर की बुक को पब्लिश करते हैं, उसके कॉपीराइट अपने नाम पे शिफ्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, FTC कैपिटल एक बड़ी लार्ज फर्म है, पब्लिशिंग हाउस है। फिर श्वाइजर, ये एक लार्ज पब्लिशिंग हाउस है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो डोगर पब्लिशर्स, इल्मी पब्लिशर्स,
इल्म इरफान पब्लिशर्स, अजीम एकेडमी, ये जब भी कोई बुक प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो ये उसके कॉपीराइट अपने नाम पे रखते हैं। इसी तरह लोगोस, कुछ साइन, कुछ खास तरह की ड्राइंग या आर्ट वर्क किसी खास फॉर्म की पहचान बन जाता है, तो उससे कहते हैं लोगो। ये लोगो कोई भी नई फॉर्म एग्जिस्टिंग फॉर्म की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, येलो कलर का बड़े साइज का एम लिखा हो, दैट रिप्रेजेंट्स मैकडॉनल्ड्स, तो कोई भी और फॉर्म येलो कलर का एम इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह पीसी, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, सरगोदा साइड पे एक नया होटल लॉन्च हुआ था जिसका नाम था पार्क कॉन्टिनेंटल होटल। उन्होंने पीसी का लोगो इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने आप को पीसी के नाम से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया था कि आप पीसी का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्ल कॉन्टिनेंटल को रिप्रेजेंट करता है। These are called logos. तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं जो मार्केट में नई फर्म की एंट्री को मुश्किल बना देते हैं, नई फर्म की एंट्री को दुश्वार कर देते हैं, उसे मुश्किल कर देते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। All those factors that result in a reduction in average cost of production, these are called economies of scale. कि जब फर्म अपना प्रोडक्शन साइज लार्ज करती है, ये लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करना शुरू करती है, अपने आउटपुट को इंक्रीज करती है, तो उस आउटपुट के इंक्रीज करने की वजह से फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी क्यों आएगी? कई फैक्टर्स की वजह से। उन फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि वो कौन से फायदे हैं जो फर्म को मिलना शुरू हो जाते हैं अपना प्रोडक्शन स्केल लार्ज करने की वजह से। पहला, परचेजिंग इकोनॉमीज, डिस्काउंट्स ऑन बल्क बाइंग। जब फर्म अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल्स ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेगी तो सप्लायर इसे रेट कम कर देंगे, और जब रॉ मटेरियल्स का रेट कम हो जाएगा तो फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेट्रो कैश एंड कैरी, पूरे कंट्री में कोक के टिन का रेट है 50 रुपीज, लेकिन मेट्रो कैश एंड कैरी वही कोक टिन 38 रुपीज का सेल कर रहा है। हाउ? यानी कि ये तकरीबन 24% डिस्काउंट दे रहा है सेल प्राइस के ऊपर। कैसे? मेट्रो डेली के कई कंटेनर परचेज करता है कोक वालों से। जब ये इतनी ह्यूज क्वांटिटी में कोक परचेज करता है तो फिर ये कोका कोला बॉटलर से हैवी डिस्काउंट डिमांड करता है कि आप हमें ह्यूज डिस्काउंट दें। मेट्रो को पॉसिबली वो टिन कॉस्ट करता होगा 28 रुपीज का, 30 रुपीज का, और मेट्रो वो टिन 38 रुपीज का आगे कस्टमर को सेल कर देती है ताकि ज्यादा क्वांटिटी सेल की जा सके। These are called purchasing economies. Then
मैनेजेरियल इकोनॉमीज, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने वाली फर्म अपने लिए हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस मैनेजर्स हायर करती है। एक्सपीरियंस मैनेजर्स नो डाउट सैलरी ज्यादा देंगे, बेनिफिट ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन उनके आने का फायदा क्या होगा? सबसे पहले एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, वो वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, वो लैंड हो, वो लेबर हो, या वो आपका कैपिटल हो। जब आप हाईली ट्रेन्ड मैनेजमेंट रखेंगे तो वो आपके रिसोर्सेज को आइडल नहीं रहने देगी, वो आपके रिसोर्सेज को बेकार नहीं रहने देगी, रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स, सियारा टेक्सटाइल्स। सियारा टेक्सटाइल ये शेखुपुरा के साइड पे एक फर्म है जो कॉटन यार्न प्रोड्यूस करती है, धागा प्रोड्यूस करती है कॉटन से। इनका ईयरली रेवेन्यू तकरीबन 2200 बिलियन है, यानी कि तकरीबन 2.25 अरब रुपए का रेवेन्यू है एक साल का। लेकिन सियारा का जो हेड ऑफिस है लाहौर में, उस हेड ऑफिस को रन करने के लिए टोटल स्टाफ 15 लोगों का है, और इन 15 लोगों में ऑफिस बॉय से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक सारे लोग शामिल हैं। पूरे लाहौर हेड ऑफिस को एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेट करवा रहा है। इसी तरह जिनका प्रोडक्शन प्लांट है वहां तकरीबन 800 लोगों की टीम है जो 3 शिफ्टों में काम करती है, लेकिन उन 800 लोगों को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए टोटल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो पूरी टीम को मैनेज कर रहा है। सो जब ये हाईली ट्रेन्ड मैनेजर्स हायर करेंगे, वो रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। 15 लोगों के साथ हेड ऑफिस को रन करना, ये बेसिकली एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की मिसाल है कि वो बंदा रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। फिर जब आप रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करेंगे, आपके लॉसेस कम होंगे, आपके फर्म के अंदर जो रॉ मटेरियल का जाया होना है, मशीनरी का फारिग पड़े रहना है, फाइनेंस का जाया होना है, वो कम से कम होगा। Then comes technical economies. टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब ये है कि जब फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली एडवांस्ड मशीनरी इस्तेमाल करेगी। जब हाईली एडवांस्ड मशीनरी इस्तेमाल करेगी, वो ऑटोमेशन का सहारा लेगी, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन्स परचेज करेगी। जब ऑटोमेशन की तरफ जाएगी तो अपनी काफी लेबर को फारिग कर देगी, काफी लेबर से उनकी जान छूट जाएगी, तो फर्म के जो लेबर एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर कमी आ जाएगी, फर्म की लेबर कॉस्ट में कमी आ जाएगी। दीज आर कॉल्ड टेक्निकल इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल जितनी मिल्क प्रोसेसिंग फर्म्स हैं, नेस्ले, मिल्क पैक, ऑलपर्स, हलीब, ये सारे मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटेड प्लांट के ऊपर करते हैं कि अपना सारे का सारा काम ये ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर करते हैं, उसे लेबर का हाथ नहीं लगता, लोगों का हाथ नहीं लगता। एक तो लेबर कॉस्ट में कमी, दूसरा प्रोडक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। इसी तरह जितनी चिकन प्रोसेसिंग फर्म्स हैं, सोब्रोसो, केएनएन्स, मेन्यू, बिग बर्ड, ये सारे भी ऑटोमेटेड प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक तो लेबर कॉस्ट कम आती है, दूसरा आउटपुट का साइज सेम रहता है, तीसरा काम करने की स्पीड बढ़ जाती है ताकि पूरे मुल्क के अंदर ये सप्लाई दे सके। तो टेक्निकल इकोनॉमी में बेसिकली ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ऑटोमेशन इस्तेमाल करेंगे ताकि फर्म की लेबर कॉस्ट को कम किया जा सके।
फाइनेंशियल इकोनॉमीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट चीपर रेट्स। हमने क्यूएम के अंदर पढ़ा था कि जब कोई फर्म उधार लेगी, लोन लेगी, किसी किस्म का बॉन्ड इशू करेगी, तो उसे जब फंड्स वापस करेगी तो फंड्स का रिटर्न सूद समेत होगा, इंटरेस्ट के साथ होगा। अब किसी फर्म से कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, बैंक्स या फाइनेंस प्रोवाइडर्स ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करेंगे या कम इंटरेस्ट डिमांड करेंगे, ये डिपेंड करता है फर्म के साइज के ऊपर। जितनी बड़ी फर्म होगी उतना ही उसके डिफॉल्ट का चांस कम होगा और उतना ही उससे इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा। सो इन फर्म्स को लोन्स कम रेट के ऊपर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंग्रो को एंग्रो फूड्स लॉन्च करने के लिए 60 बिलियन की जरूरत थी, 60 अरब रुपया चाहिए था इनको। कोई भी बैंक इतने फंड प्रोवाइड करने के लिए तैयार ही नहीं था। एंग्रो ने किया क्या? एंग्रो ने 5 अरब खुद से अरेंज किए, 10 अरब का लोन लिया इन्होंने दाऊद हरकुलिस केमिकल से। ये एक लार्ज केमिकल प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, दाऊद हरकुलिस, डीएच केमिकल्स। 10 अरब रुपया इन्होंने डीएच से ले लिया। 45 अरब रुपया इन्होंने जनरल पब्लिक से उधार ले लिया बाय इशूइंग बॉन्ड्स। 25-25 हज़ार रुपए वाले बॉन्ड्स एंग्रो ने मार्केट में लॉन्च किए, जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट था 14.5%। अगर एंग्रो यही लोन बैंक से लेती, बैंक इनसे चार्ज करते नियरली 20%। एंग्रो ने जनरल पब्लिक से लोन लिया तो इन्हें फंड्स मिल गए 14.5% पे, यानी कि एंग्रो को 5.5% इंटरेस्ट कम देना पड़ा। और अगर हम 45 अरब का 5.5% कैलकुलेट करें, ये तकरीबन 2.5 अरब सालाना बनता है। यानी कि एंग्रो को सिर्फ इंटरेस्ट की फॉर्म में सालाना 2.5 अरब की बचत थी। दीज आर फाइनेंशियल इकोनॉमीज। इसी तरह जो लार्ज फर्म्स हैं, ये फंड्स अवेलेबिलिटी के लिए अपने शेयर्स ही मार्केट में इशू कर देती हैं। शेयर इशू करने का फायदा क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल एग्जिस्टिंग मैनेजर्स के पास ही रहेगा, लेकिन फर्म को फंड्स मिल जाएंगे और इन फंड्स को ना तो फर्म ने वापस करना है, क्योंकि शेयर्स कभी वापस नहीं होते, और ना ही फर्म ने इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो लार्ज स्केल फर्म्स अपने शेयर्स भी इशू कर देती हैं फंड्स की प्रोविजन के लिए। ये भी इनके लिए एक फाइनेंशियल इकोनॉमी की काइंड है। Then, ancillary services सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। जब कोई फर्म लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करती है तो वो उनकी मैनेजमेंट अपना ध्यान अपनी कोर एक्टिविटी की तरफ रखती है, और जो छोटे मोटे काम हैं ये आउटसोर्स कर देते हैं, ये दूसरी फर्म से करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं ये लोडिंग अनलोडिंग का काम आउटसोर्स करती हैं, बाहर की फर्म से करवा लेती हैं कि रॉ मटेरियल्स को लाना, उसको लोड अनलोड करना। इसी तरह फिनिश आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो कार्गो सर्विसेज हैं ये आउटसोर्स कर देती हैं। इसी तरह फैक्ट्री की कैंटीन को रन करना, फैक्ट्री में किसी शॉप को रन करना। बास फर्म्स अपने अकाउंट सर्विसेज आउटसोर्स कर लेती हैं कि उनके अकाउंट कोई बाहर की फर्म बना दे। ये हम एग्जांपल ले लें, अगर टोयोटा कंपनी की, ये गाड़ियां बनाते हैं, तो ये फर्म अपना कोर फोकस गाड़ी के इंजन और गाड़ी की बॉडी पे रखती है, जो ये लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब गाड़ी के लिए कोई शीशा भी चाहिए, ग्लास जिससे विंडोज बनेगी, ये ग्लास का ऑर्डर किसी आउटर फर्म को दे देती हैं। फॉर एग्जांपल गनी ग्लास है, तारिक फ्लोट है और कई फर्म्स हैं। तो ये ग्लास बना बनाया ले लेती हैं एज कम्पेयर टू ये ग्लास खुद प्रोड्यूस करे। इसी तरह सीटों के लिए इन्हें फोम चाहिए, तो फोम ये बना बनाया किसी और फर्म से ले लेती हैं, खुद फोम प्रोड्यूस नहीं करते।
इसी तरह ये लोग अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज आउटसोर्स कर देते हैं ताकि फर्म की मैनेजमेंट फ्री रहे एक्स्ट्रा बर्डन से, वो अपना मेन जो फोकस है वो अपनी कोर एक्टिविटी के ऊपर रख सकें। दीज आर कॉल्ड एंसिलरी सर्विसेज। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग इंडस्ट्री का फायदा क्या है? फर्म की मैनेजमेंट फ्री रहती है अपने मेन काम के ऊपर फोकस करने के लिए। इसी तरह फर्म्स अपनी मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस आउटसोर्स कर देती है ताकि उन्हें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रन ना करना पड़े। वो फ्यूल प्रोविजन आउटसोर्स कर देती है। वर्कर्स की रिहाइश वो आउटसोर्स कर देती हैं कि कोई प्राइवेट पार्टी आके उनके वर्कर्स के लिए हॉस्टल या अकोमोडेशन फैसिलिटी रन कर दे, उनके वर्कर्स के लिए कैंटीन चला दे। इसी तरह फर्म्स वाले अपने साथ किसी बैंक को एंगेज कर लेते हैं सैलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ज्यादा वक्त ना लगे। दीज आर एंसिलरी सर्विसेज। ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से जब फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल लार्ज करेगी तो उसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देन कम्स डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की जगह उल्टा बढ़ना शुरू हो जाए, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाए। दीज आर कॉल्ड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल लार्ज करेगी एक हद तक एवरेज कॉस्ट में कमी आएगी। अगर प्रोडक्शन स्केल बहुत ज्यादा कर लेंगे, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ले जाएंगे तो हो सकता है डिसइकोनॉमीज शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज। हाईली ट्रेन्ड मैनेजर्स ठीक है काम को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, रिसोर्सेज का यूज एफिशिएंट होगा, लॉसेस कम होंगे, लेकिन हाईली ट्रेन्ड मैनेजमेंट वो सैलरीज भी उतनी ज्यादा लेती है, वो परक्विजिट्स या जो फैसिलिटीज हैं वो भी ज्यादा डिमांड करती है। तो जो हाईली ट्रेन्ड मैनेजर्स हैं उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, उस वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। जब बिजनेस लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करेगा तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। वजह, कोई भी डिसीजन हो वो होता है सीईओ लेवल पे या हाई मैनेजमेंट लेवल पे, जबकि उस डिसीजन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो होती है वर्कर लेवल पे। अब जितनी बड़ी फर्म होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर हिरार्की लेवल्स होंगे, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर मैनेजमेंट लेयर्स होंगी। फॉर एग्जांपल सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड देन वर्कर। सो टॉप मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान बहुत ज्यादा गैप होगा, जिस वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अराइज होते हैं, कम्युनिकेशन टाइमली नहीं हो पाती, और उस टाइमली कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से डिसीजंस ऑन टाइम इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। जब डिसीजन ऑन टाइम इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो उनका बेनिफिट उतना नहीं रहेगा जितना ऑन टाइम इंप्लीमेंटेशन की वजह से हो सकता है। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज। हमने बात की थी टेक्निकल इकोनॉमीज की कि फर्म ऑटोमेशन का सहारा लेगी जिससे उसकी लेबर कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन जो हाईली सोफिस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस मशीनरी होगी, वो उतनी ही महंगी आएगी। जब फर्म एक्सपेंसिव मशीनरी परचेज करेगी तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट हाई आएगी, उस मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट हाई आएगी, जिस वजह से पॉसिबल है फर्म की एवरेज कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा बढ़ना शुरू हो जाए। एंड द लास्ट वन, मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स।
उस फोर्स को कहते हैं जो किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल एनकरेजमेंट, आपके काम की रिकॉग्निशन। जब बिजनेस लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है तो ओनर्स और वर्कर्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है। वर्कर्स लार्ज बिजनेस के अंदर खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। वजह क्या है? लार्ज स्केल बिजनेस वर्कर्स की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का ख्याल नहीं करता। एम्प्लॉइज खुद को गैर अहम समझते हैं कि हमारा होना या ना होना बिजनेस के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब एम्प्लॉइज की ये सोच आएगी वो डीमोटिवेट होंगे। डीमोटिवेशन की वजह से वो काम एफिशिएंटली नहीं करेंगे, उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी और फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी ऊंची हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दीज आर मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फर्म की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा देते हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप पास पेपर्स में देखें तो ये 7 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है। दैट्स वाई आपने बुक के ऊपर नहीं रहना। जो लेक्चर मैंने आज का दिया है, जो पॉइंट्स मैंने इसमें रेज किए हैं, आपने इन पॉइंट्स को डिटेल में एलैबोरेट करना है। इन पॉइंट्स को, मेरे लेक्चर को 2 से 3 बार सुने और इन पॉइंट्स को डिटेल में अपनी वर्डिंग में रजिस्टर के अंदर लिख लें। ट्राई करें कि इन 9 पॉइंट्स को आप तकरीबन 1.5 पेज तक एक्सपेंड कर दें, तो फिर ये 7 मार्क्स को जस्टिफाई कर सकेगा। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम लोग फर्म के रेवेन्यू कर्व्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।